नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में कक्षा 12 भौतिक विज्ञान अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 जोधपुर जिले के प्रश्न पत्र का हम सॉल्यूशन लेकर आए हैं। देखिए, इस प्रश्न पत्र का पूर्णांक 34 अंक का है। इसमें हमें समय 3 घंटे 15 मिनट का मिल रहा है, जबकि मोस्टली जो अदर ज़िले हैं उनमें 2 घंटे 45 मिनट का हमें समय मिला था, बट इसमें 3 घंटे और 15 मिनट का हमें समय मिल रहा है। विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको ऐसे ही भौतिकी से जुड़े हुए वीडियोज आगे भी प्राप्त होते रहें। अब हम इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें हमें पूछा है एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए, हमें आवेश दे रखा है 1 कूलाम। आवेश हमें 1 कूलाम दे रखा है, हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी है। विद्यार्थियों, किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश को हम आवेश के क्वांटीकरण Q बराबर NE से पुट कर सकते हैं। यहाँ से N इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा Q बट्टे में E, देन यहाँ से Q का मान है 1 और E यहाँ पर चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊंगा तो 1 0 ऊपर लग जाएगा, तो 10 बट्टे में 16 हो गया। 10 की घात -19 बट्टे से जब ऊपर जाएगी तो प्लस में 19 हो जाएगी। क्लियर। फिर देखिए, मैं यहाँ से 1 घात इस कम कर देता हूँ, 1 0 मैंने यहाँ लगा दिया, तो 100 बट्टे में 16 इंटू 10 की घात रह गई 18। अब देखिए, 100 के अंदर हम लगाएंगे 16 का भाग, तो 6 बार में चला गया 96, 4 सेंस रह गए, तो यहाँ से 40 में 32 2 बार में चला गया, फिर 8 सेंस रह गया 80 में 5 बार में चला जाएगा। तो ये जो है हमारे पास में इलेक्ट्रॉनों की संख्या N बराबर Q अपॉन में E, तो वो होंगे 6.25 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इसमें 100 पार्ट सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमें पूछा है विद्युत विभव का विमीय सूत्र होता है। तो देखिए, विद्युत विभव का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है। विद्युत विभव V बराबर होता है W अपॉन में Q, तो V की विमा वही होगी जो W अपॉन में Q की विमा होगी। विद्यार्थियों, हम आपको बता दें कि बोर्ड एग्जाम में कम से कम आपको एक मात्रक विमा का क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा, चाहे वो विद्युत फ्लक्स का पूछा जाए, चुंबकीय फ्लक्स का पूछा जाए, या निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक विमा पूछा जा सकता है। एक मात्रक विमा का क्वेश्चन कक्षा 12 के बोर्ड एग्जाम में अवश्य ही पूछा जाने वाला है, तो यहाँ से आप इसको भी समझ लीजिए। तो V की विमा देखिए W की विमा W अपॉन Q की विमा के इक्वल होगा। तो W यहाँ पर कार्य जिसकी विमा M1 L2 T-2 होती है, और Q यहाँ पर आवेश होता है जिसकी विमा A1 T1 होती है। देन फाइनली V की जो विमा है वो M1 L2 T-3 A-1 के इक्वल होती है। अब यदि हम ऑप्शंस को देखें गौर करके तो हमें प्राप्त होने वाला है ये जो ऑप्शन हम देख रहे हैं डी पार्ट द, तो इसमें द सही होगा। देखिए, तीसरे क्वेश्चन में हमें पूछा है धारा I व अपवन वेग में संबंध होता है। देखिए, अपवन वेग बराबर होता है I अपॉन में ANE, देन यहाँ से I बराबर आ जाएगा ANEVD। देखिए, यहाँ पर ऑप्शन आप देखिए, ए ऑप्शन में ऐसा हमें आंसर मिल रहा है, तो इसका सॉल्यूशन होगा I बराबर ANEVD। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें पूछा गया है विद्युत आवेश नियत वेग v से चुंबकीय क्षेत्र B के अनुदिश गतिशील है, आवेश पर कार्यरत चुंबकीय बल होगा। देखिए, हम ये जानते हैं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र
देखिए मैं चौथे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश यदि गति करता है तो उस पर लगने वाला जो चुंबकीय बल है क्यू वी क्रॉस बी के इक्वल होता है। और यहाँ पर हमें देखिए क्या पूछा गया है कि विद्युत आवेश नियत वेग v है और उससे चुंबकीय क्षेत्र b के अनुदिश गतिशील है। तो यहाँ पर इसको मैं यदि परिमाण की फॉर्म में लिखूं तो F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा पुट कर सकता हूँ। यहाँ पर v और b दोनों के बीच में जो कोण है वो 0 डिग्री दे रखा है, तो साइन यहाँ पर हम 0 डिग्री पुट कर देंगे और साइन 0 का मान होता है 0। देन F का जो मान है वो 0 आएगा, शून्य आएगा। इसमें भी ए ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें कार्बन प्रतिरोध की चारों पट्टियों के रंग दे रखे हैं। देखिए कौन कौन से रंग हैं, देख लीजिए। एक बार फिर से देखिए, पांचवें क्वेश्चन में हमें कार्बन प्रतिरोध पर रंगीन पट्टियों का क्रम लाल, भूरा, नारंगी व रजत दे रखा है। इसके प्रतिरोध की वैल्यू क्या होगी? विद्यार्थियों मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। हालांकि हमें यहाँ पर लाल रंग दे रखा है तो इनके मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर सार्थक अंक। तो इसका 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सबसे पहला जो रंग है वो है रेड। तो यहाँ पर रेड के लिए जो सार्थक अंक है वो है 2। दूसरा जो रंग है वो भूरा, दूसरे के लिए ब्लैक ब्राउन, और ब्राउन के लिए हमारे पास में जो सार्थक अंक है वो है 1। तो यहाँ पर मैंने 1 पुट कर दिया। फिर गुणक में यहाँ पर हमें दे रखा है नारंगी, और नारंगी की सिद्ध में दे रखा है 3। तो गुणा में आ गया हमारे पास में 10 की घात 3। फिर प्लस माइनस में हमें रजत दे रखा है, और रजत में ये 10% की सहनशीलता होती है, तो ये ओम में आ जाएगा। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो आ गया है 21 गुणा 10 की घात 3 प्लस माइनस 10%। ओम भी लगाना ना भूलें, ओम। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें पूछा है चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र का जो एसआई मात्रक होता है वो है टेस्ला इसका मात्रक होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक होता है। लेंस की क्षमता को हम P से लिखते हैं, जो कि 1/f के इक्वल होता है। P का मात्रक वही होता है जो 1/f का मात्रक होता है। एफ यहाँ पर फोकस दूरी जिसका मात्रक मीटर में, तो 1/, इसका मीटर मात्रक होता है, जिसे हम डायप्टर कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? डायप्टर कहा जाता है। तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक है वो डायप्टर होता है। कैपिटल D से इसको लिखा जाता है। 8वां क्वेश्चन देखिए, हमें पूछा है चालक के समस्त आयतन में स्थिर विद्युत विभव नियत रहता है। जितना उसके पृष्ठ पर रहता है उतना ही उसके अंदर रहता है और नियत रहता है। ये जो स्टेटमेंट है सत्य है। 9वें क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है? किसी तार की प्रतिरोधकता उसकी लंबाई पर निर्भर करती। ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो यहाँ पर ये असत्य होगा, क्योंकि प्रतिरोधकता का मान है पदार्थ की प्रकृति पर और ताप पर डिपेंड करता है, न कि लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर। देन यहाँ पर प्रतिरोधकता दे रखा है रो, तो रो लंबाई पर निर्भर नहीं करता। तो ये एक असत्य स्टेटमेंट है। फिर देखिए अगला जो क्वेश्चन है उसमें हमें पूछा प्रकाश के अपवर्तन के कारण सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। तो ये भी एक गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है। अपवर्तन की वजह से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय चपटा जरूर दिखाई दे सकता है, न कि लाल दिखाई देने का कारण होता है प्रकाश का प्रकीर्णन। अब देखिए हमें 11वें क्वेश्चन में पूछा गया है आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं। देखिए आवेश के क्वांटीकरण का अर्थ है कि किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश एक न्यूनतम निश्चित राशि के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। उसे हम आवेश का क्वांटा कहते हैं।
आवेश का जो क्वांटा है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के तुल्य होता है। तो मैं यहाँ पर आवेश के क्वांटीकरण को मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ। इसका अर्थ है कि किसी वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम निश्चित राशि के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। एक न्यूनतम निश्चित राशि के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। इस न्यूनतम निश्चित राशि को आवेश का क्वांटा कहा जाता है। आवेश का क्वांटा इलेक्ट्रॉन के आवेश के तुल्य होता है। आवेश का क्वांटा इलेक्ट्रॉन के आवेश के इक्वल होता है, तुल्य होता है। तो देखिए, किसी वस्तु पर जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में ही विद्यमान रहता है। आवेश का क्वांटा 1.6 × 10⁻19 कूलम के बराबर होता है और किसी वस्तु पर उपस्थित जो कुल आवेश है वो n × e के बराबर होता है। n × e के बराबर है। यहाँ n है इलेक्ट्रॉनों की संख्या और e है इलेक्ट्रॉन का आवेश, जो कि 1.6 × 10⁻19 कूलम के इक्वल होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सेल की टर्मिनल वोल्टता विद्युत वाहक बल में अंतर बताइए। 12वें क्वेश्चन में हमें टर्मिनल वोल्टता और सेल के विद्युत वाहक बल में अंतर स्पष्ट करना है। मैं यहाँ पर इनकी डेफिनेशन आपको बता देता हूँ, वही इन दोनों में अंतर स्पष्ट हो जाएगा। ये हमारे पास में एक सेल है और इसमें ये दो हमारे पास में इलेक्ट्रोड है। ये है धनात्मक इलेक्ट्रोड और ये है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड। इन दोनों इलेक्ट्रोडों से हम एक प्रतिरोध यहाँ पर संयोजित कर देते हैं। इस सेल के अंदर हम विद्युत अपघट्य पदार्थ भर देंगे। ये हमारे पास में एक बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R है। ये पूरी जो व्यवस्था है इसको हम कहते हैं विद्युत सेल। और ये हमारे पास में धनात्मक इलेक्ट्रोड एनोड और ये है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड कैथोड। अब देखिए विद्यार्थियों, यदि हम किसी आवेश को यहाँ से पूरा एक चक्कर इस सर्किट में लगा दें तो लगाने में जो भी काम करना पड़ता है उस काम को ही हम सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो प्रति एकांक धनावेश को सेल के अंदर और बाहर, मतलब पूर्ण परिपथ में एक चक्कर लगाने में जितना भी कार्य करना पड़ता है उसको हम सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो देखिए, किसी परिपथ में प्रति एकांक धनावेश को एक पूर्ण चक्कर लगाने में किया गया कार्य सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है। एक बार देख लीजिए, पूरे चक्कर में लगा रहे हैं तो सेल का विद्युत वाहक बल कहलाता है, विद्युत वाहक बल कहलाता है। फिर हमें पूछा है टर्मिनल वोल्टता। सेल की टर्मिनल वोल्टता का मतलब है कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक बाह्य परिपथ में किसी आवेश को यदि हम ले जाएं
तो जितना भी काम करना पड़ता है उसको हम सेल की टर्मिनल वोल्टता कहते हैं। तो देखिए सेल की जो टर्मिनल वोल्टता है उसकी डेफिनेशन क्या है कि बाह्य परिपथ में प्रति एकांक धनावेश को एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक ले जाने में किया गया कार्य, दूसरे इलेक्ट्रोड तक ले जाने में किया गया कार्य सेल की टर्मिनल वोल्टता कहलाती है। सेल की टर्मिनल वोल्टता कहलाती है। क्लियर? तो देखिए सेल के विद्युत वाहक बल को हम E से पुट करते हैं, यह है कुल कार्य बट्टे में आवेश के इक्वल। टर्मिनल वोल्टता को V से पुट करते हैं, यह है बाह्य परिपथ में कार्य बट्टे में आवेश। तो ये था 12वां क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13वां क्वेश्चन देखिए, एक चल कुंडली धारामापी को एमीटर में किस प्रकार रूपांतरित किया जाता है। तो देखिए हमारे पास में जैसे ये कोई धारामापी है और इस धारामापी का जो रेजिस्टेंस है वो मैंने यहाँ पर दिखा दिया है RG के इक्वल। अब हम आपको बता दें कि हमें इसको कन्वर्ट करना है एमीटर में। एमीटर सदैव श्रेणी क्रम में संयोजित होता है और इसे एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे धारामापी के, ये जैसे हमारे पास में धारामापी है, ये इसका रेजिस्टेंस है RG, तो इसके समांतर क्रम में हम एक अल्प मान का प्रतिरोध संयोजित कर देंगे, जिसे शंट प्रतिरोध कहा जाता है, RS से पुट करते हैं। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की, अब जो मैंने यहाँ पर डॉटेड लाइन में एक बॉक्स के अंदर जिसको बंद किया है, ये पूरी की पूरी व्यवस्था अब एमीटर को, ये तो यहाँ पर तो है धारामापी या गैल्वेनोमीटर है, और ये अब ये जो व्यवस्था हमने दिखाई है ये अब एमीटर में कन्वर्ट हो चुका है। ये जो RS आप देख रहे हैं इसको हम शंट प्रतिरोध कहते हैं, शंट प्रतिरोध कहा जाता है। ये एक अल्प मान का प्रतिरोध होता है, अल्प प्रतिरोध होता है जिसको शंट प्रतिरोध कहा जा रहा है। धारामापी के समांतर क्रम में इसको सब संयोजित कर देते हैं, तो ये जो धारामापी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। देखिए मैं एक बार डेफिनेशन आपको बता देता हूं। प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहा जाता है कि जब माध्यम के कणों के आकार वाली प्रकाश की किरणें, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुन लीजिए, माध्यम है और माध्यम के ऊपर हम प्रकाश का आपतन करवा रहे हैं, तो माध्यम के कण उस प्रकाश को अवशोषित कर लेंगे और सभी संभव दिशाओं में चारों ओर नए प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। तो उस घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और प्रकीर्णन के लिए आवश्यक कंडीशन ये है कि माध्यम के कणों का आकार प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। तो जब प्रकाश माध्यम के कणों पर, माध्यम के कणों पर आपतित होता है, कणों पर आपतित होता है, तो माध्यम के कण उस प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं, प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं तथा नया प्रकाश चारों ओर उत्सर्जित करते हैं, चारों ओर उत्सर्जित करते हैं। तो इस घटना को
प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जाता है। देखिए, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए आवश्यक शर्त यह है कि माध्यम के कणों का आकार प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। प्रकीर्णन के लिए आवश्यक शर्त, प्रकीर्णन के लिए आवश्यक शर्त क्या है? आवश्यक शर्त देखिए, माध्यम के कणों का आकार, माध्यम के कणों का आकार प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की कोटि का होना चाहिए, होना चाहिए। तो देखिए, एक्चुअल में होता क्या है, जैसे ये कोई प्रकाश किरण है और ये कोई माध्यम का कण है, तो ये पूरी तरह से इस प्रकाश किरण को अवशोषित कर लेगा, फिर चारों ओर नए प्रकाश का उत्सर्जन करता है। तो इस घटना को हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्लियर? फिर देखिए, हमें एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे रखा है कि दो प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर उनका समतुल्य प्रतिरोध 18 ओम तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध 4 ओम है। दोनों प्रतिरोधों का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, जब हम उनको श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तब उनका जो तुल्य प्रतिरोध है वो है 18 ओम। तो देखिए, एक बट्टे में आर बराबर होता है R1 प्लस में R2। तो यहाँ से हमारे को ये दे रखा है 18 बराबर R1 प्लस में R2। इसके साथ में जब इनको हम समांतर क्रम में संयोजित करते हैं, समांतर क्रम में इनको मैं आर पी से पुट कर, आर ऐसे मैंने पुट किया है, तो इसको मैं आर पी से पुट कर दूं। ये हमें 4 ओम दे रखा है, तो 1 में आर पी बराबर आ गया 1 में R1 प्लस में 1 में R2। यहाँ से हमें मिल गया 1 में 4 बराबर 1 में R1 प्लस में 1 में R2। यहाँ से आप देखिए, हमें दोनों प्रतिरोधों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं 1 में 4 बराबर R1 R2, यहाँ पर आ गया R1 प्लस में R2, और R1 प्लस R2 की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है 18। तो 18 में R1 R2 आ चुका है, तो इसको हम पुट कर दें। R1 R2 की जो वैल्यू है वो हमारे पास में आ चुकी है 18 गुणा में 4 बराबर आ गया है 72। तो R1 R2 हमें 72 दे रखा है। और अब यहाँ से हमारे पास में देखिए अब मैं इस इक्वेशन से यहाँ से इस R2 की जो वैल्यू है वो इस प्रकार से पुट कर सकता हूँ 18 माइनस R1। देन यहाँ पर मैं इस R2 की वैल्यू पुट कर दूँ 18 माइनस R1 बराबर आ गया 72। तो ये आ गया 18 R1 माइनस में R1 स्क्वेयर बराबर 72। इसे मैं ऐसे लिख दूँ R1 स्क्वेयर माइनस 18 R1 बराबर प्लस में 72 इक्वल टू 0। ये हमारे पास में एक द्विघात समीकरण बन चुकी है। तो R1 बराबर हमारे पास में आ चुका है माइनस में 18। देखिए, अक्स बराबर होता है यदि a अक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये एक द्विघात समीकरण है, तो इसका सॉल्यूशन माइनस में b प्लस माइनस अंडररूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a के इक्वल होता है। मैं यहाँ से माइनस b, तो यहाँ पर b का मान 18 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस अंडररूट में बी स्क्वायर। तो यहाँ पर माइनस 18 का स्क्वायर करेंगे, तो जब हम 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324 हमारे पास में मिलेगा। फिर माइनस में 4ac, 4a यहाँ पर a की जो वैल्यू है 1 है, 4c का मान यहाँ पर 72 है, तो 4 इंटू 72, तो 4 इंटू 72 तो हमारे पास में आ गया 288। 288 इसको मैंने यहाँ से गुणा करके लिख दिया, बट्टे में 2a। चलिए अब देख लीजिए, माइनस में b
प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फॉर्मूला लगा दिया मैंने यहाँ पर। 18 प्लस माइनस, अब देखिए 324 में से जब हम 212 और 24 यहाँ पर ये अंडरूट में 36 रह गए, बट्टे में 2, 18 प्लस माइनस 6 बट्टे में 2। तो देखिए यहाँ पर जब प्लस का मान लें हम, तो प्लस का मान लेंगे तब तो R1 की जो वैल्यू है वो 18 प्लस 6 24 बट्टे में 2 12 मान आ गया, या इस R1 का मान यहाँ पर माइनस में लेंगे तब हमारे पास में माइनस में लेंगे तो 12 बट्टे में 2 6 आ गया। तो या तो ये 12 ओम होगा, ये 6 ओम होगा। जब ये 12 ओम होगा तो जो R2 है वो 6 ओम होगा और या इसका मान है वो 12 ओम होगा। तो ये इन दोनों का जो योग है, ये जब 12 है तो ये जब 6 होगा, और जब ये 6 है तो ये 12 होगा। दोनों का योग तो 18 ओम होना ही है। हमें 16वें क्वेश्चन में बता रखा है कि एक टोरॉइड है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, मतलब 0.1 मीटर। उसमें फेरों की जो संख्या है वो 1000 है। इसमें 0.1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने पर टोरॉइड के अक्ष पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है? B बराबर होता है μ0 n I। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कैपिटल N बट्टे में 2 पाई R। तो यहाँ से इन सब की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ। μ0 का मान है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। n का जो मान है वो है 1000, I का जो मान है वो है 0.1 और 2 पाई R की जो वैल्यू है वो है 0.1। तो 0.1 से 0.1 कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास में B का जो मान है 10 की घात 3 यहाँ से कम हो जाएगी, तो 10 की घात -4 रह गई। इसे हम 2 गाउस भी कह सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमें पूछा गया है कि भंवर धाराओं के 2 अनुप्रयोग लिखिए। तो विद्यार्थियों, भंवर धाराओं के एक विशेषता ये होती है कि जब किसी चालक प्लेट से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो वो उसको गर्म कर देती है। तो तत्पश्चात भंवर धाराओं का उपयोग प्रेरण भट्टी में किया जाता है, अर्थात किसी अयस्क को गर्म करना होता है, उसमें से भंवर धाराएं जब गुजारेंगे तो भंवर धाराओं के कारण से जो अयस्क है वो पिघल जाएगा। भंवर धाराओं का उपयोग प्रेरण भट्टी में होता है। इसी प्रकार से ऊष्मापारी उपचार में भी इनका उपयोग होता है, अर्थात किसी मानव शरीर के अंग को यदि हमें ऊष्मा देनी होती है, गर्म करना होता है, तो उसकी सिकाई करने हेतु ऊष्मापारी उपचार हेतु भंवर धाराएं उसमें क्रिएट करते हैं, जिससे जो भाग है, अंग है, वो गर्म हो जाता है। ऊष्मापारी उपचार में भी इसका उपयोग होता है। इसके अलावा धारामापी में अवमंदन के रूप में भी इनका उपयोग किया जाता है। धारामापी में अवमंदन के रूप में विद्युत मीटरों में भी इनका उपयोग होता है। रेलगाड़ियों में ब्रेक के रूप में भी इनका प्रयोग करते हैं। तो बहुत सारे अनुप्रयोग हैं, उनमें से कुछ अनुप्रयोग हमने आपको बताए हैं। फिर देखिए अगला जो क्वेश्चन है वो स्वप्रेरण से रिलेटेड है कि एक लंबी प्रणालिका में स्वप्रेरकत्व का व्यंजक प्राप्त कीजिए। हमें एक लंबी प्रणालिका दे रखी है। हम यहाँ पर कंसीडर कर लें कि इस लंबी प्रणालिका में फेरों की संख्या कैपिटल N और इसकी लंबाई है L, इसमें से धारा बह रही है I। इसकी लंबाई L है, फेरों की संख्या कैपिटल N कंसीडर कर लेते हैं। तो इस कुंडली से रिलेटेड जो चुंबकीय फ्लक्स है N फाई से हम पुट कर देंगे। फेरों की संख्या, इसकी एकांक लंबाई में फेरों की संख्या तथा उसकी लंबाई से लिखा जा सकता है। चुंबकीय फ्लक्स को B इंटू A से हम पुट कर सकते हैं। क्लियर? और देखिए किसी कुंडली से रिलेटेड जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो एल आई के बराबर भी होता है। ये जो एल आई है एक्चुअल में क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स है वो उस में से बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। वहाँ से प्रोपोर्शनल का जब साइन हटता है तो एक कांस्टेंट लगता है, जिसको हम स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं, स्वप्रेरकत्व कहा जाता है। क्लियर?
तो ये तो आ गई हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1। अब यहाँ से आप देखेंगे किसी परिनालिका के लिए b का जो मान होता है वो μ0n I होता है, μ0n I। इसको मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 बराबर 2 से 1 और 2 को जब हम बराबर पुट कर देंगे तो Li बराबर हमारे पास में आ गया μ0ni a, और देखो यहाँ पर एक n और पड़ा है तो nl, तो यहाँ से i कैंसिल हो गया है। l बराबर आ गया है μ0n स्क्वायर a इंटू l। ये आ गया किसी परिनालिका के लिए स्वप्रेरण गुणांक का व्यंजक। विद्यार्थियों, अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। हमें अब पूछा गया है, अगले क्वेश्चन में हमें देखिए क्या पूछा गया है। ये भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही दे रखा है। देखिए क्या है कि 10 सेंटीमीटर आकार की कोई वस्तु, अब की बार हमें एक वस्तु दे रखी है जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, r बराबर हमें दे रखा है 40 सेंटीमीटर। अवतल दर्पण, इसकी वक्रता त्रिज्या माइनस में होती है, 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। u बराबर हमें 30 सेंटीमीटर दे रखा है और वस्तु से दूर की तरफ ही होगा, प्रकाश किरणों की दिशा में ही ये होता है, इसलिए इसको भी हम माइनस में लेंगे। यहाँ से f बराबर आ जाएगा r/2, तो माइनस में 20 सेंटीमीटर हमें f की वैल्यू प्राप्त हो गई है। हमें पूछा प्रतिबिंब दूरी, जिसे हम v से पुट कर रहे हैं। प्रतिबिंब का आकार ऐसे पूछा है। हमें प्रतिबिंब की प्रकृति निकालने के लिए हम m का मान भी निकाल लेंगे। देन यहाँ से देखिए 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। हमें v की वैल्यू चाहिए तो 1/v बराबर आ गया 1/f माइनस 1/u। 1/f की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है माइनस में 20 और u का जो मान है वो है माइनस में 30। देन यहाँ से 60 लघुत्तम आ गया तो माइनस का 3, और देखो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस में 2। तो v का जो मान है वो माइनस में 60 सेंटीमीटर प्राप्त होता है। तो देखिए हमें प्रतिबिंब की स्थिति मिल चुकी है। इसके अंदर पूछा गया जो एक पार्ट है उसका सॉल्यूशन मिल चुका है। फिर हमें पूछा है कि प्रतिबिंब का आकार, तो एक बार प्रतिबिंब का आकार भी देख लेते हैं। m बराबर होता है h' बराबर माइनस में v/u। तो देखिए माइनस में v/u, तो m यहाँ से निकल जाएगा। मैं यहाँ पर एक बार v/u की वैल्यू पुट कर रहा हूँ। माइनस में 60 बट्टे में माइनस में 30, देन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस का 2 आएगा। यदि m का मान माइनस में आ रहा है, इसका मतलब जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक प्रतिबिंब है। क्लियर। इसके साथ में मैं यहाँ से h' भी पुट कर रहा हूँ जो कि माइनस में 2h के बराबर होगा। तो माइनस में 2 इंटू h का जो मान है वो हमें दे रखा है 3, तो माइनस में 6 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। माइनस का मतलब है ये उल्टा प्राप्त होगा। तो विद्यार्थियों प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा, 60 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर बनने वाला है। अब विद्यार्थियों हमें जो क्वेश्चंस दे रखे हैं 20, 21 और 22, ये थोड़े से बड़े क्वेश्चन हैं। इनका सॉल्यूशन हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप इन क्वेश्चंस को यहाँ पर एक बार ज़रूर देख लीजिए कि 20वें क्वेश्चन में हमें पूछा गाउस के नियम की सहायता से समान रूप से आवेशित गोलीय खोल के बाहर और भीतर विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। हमें गाउसीय पृष्ठ का आवश्यक चित्र भी बनाना है। 21वें क्वेश्चन में हमें पूछा है विद्युत विभव को परिभाषित कीजिए, साथ में बिंदु आवेश के कारण से विद्युत विभव की गणना कीजिए। इसके अथवा में हमें एक संधारित्र दे रखा है और ये पूछा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है वो प्लेटों के क्षेत्रफल के समानुपाती तथा उनके मध्य की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। 22वें क्वेश्चन के अंदर हमें देखिए क्या पूछा गया है। 22वें क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का किरण आरेख बनाइए, साथ में प्रिज्म के पदार्थ का जो अपवर्तनांक है उसके बारे में भी हमें पूछा
गया है। तो ये अपूर्णांक होता है, ये सिद्ध करना है। इसके भी अथवा में हमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन की डेफिनेशन पूछी है, साथ में दर्पण समीकरण की व्युत्पत्ति भी पूछी गई है। तो विद्यार्थियों, ये था जोधपुर जिले के अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन। अब हम आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें, हम बोर्ड परीक्षा की तैयारी हेतु प्रत्येक चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस का एक संग्रह, एक सीरीज आपके लिए लेकर आएंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल से साथ में जुड़े रहिए, बने रहिए, ताकि आपको अधिक से अधिक उनका लाभ प्राप्त हो सके। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।